दोस्तों, आइए सुनते हैं किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखी उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का आगे का भाग। 15वां परिच्छेद। खून की रात। समागते भये धीरो धैर्येण वात्मना नरः आत्मानं सततं रक्षेदुपायैर् बुद्धि कल्पितैः। व्यासः। वे सब तो उधर गए और उधर मैं उस कोठरी की देखभाल करने लगी। मैंने क्या देखा कि उस बड़ी सी छप्परदार कोठरी में 8 खाट बराबर बराबर बिछ रही है। डोरी की अरगनी पर कपड़े लत्ते टंग रहे हैं। कोठरी के बीचों बीच आग जल रही है। एक कोने में बहुत से बड़े बड़े लठ सरियाए हुए हैं। दूसरे कोने में भरी हुई एक तोड़ेदार बंदूक रखी हुई है। तीसरे कोने में 8 गड़ासे धरे हुए हैं और चौथे कोने में 4 तलवारें खड़ी की हुई हैं। ये ठाठ देखकर मैंने एक तलवार स्थान से खींच ली और वो भरी हुई बंदूक भी उठा ली। फिर उस कोठरी की उस जंगलेदार खिड़की के पास आकर मैं खड़ी हो गई और उन चौकीदारों का आसरा देखने लगी जो अब्दुल्ला की कोठरी की ओर गए थे। मैंने उस तलवार और बंदूक को अपने अगल बगल दीवार के सहारे खड़ी कर लिया था। बस इतने ही में वे सब के सब शोरगुल मचाते हुए मेरी कोठरी के आगे आकर ठहर गए और सभी पारी पारी से चिल्ला चिल्ला और उस कोठरी के किवाड़ में धक्के दे देकर यूं कहने लगे, ओ खूनी औरत, तू जल्द कुंडी खोल और बेड़ी हथकड़ी पहिर कर उसी कोठरी में चल जिसमें दिन को बंद थी। उन सभी का ऐसा हो हल्ला सुनकर मैंने भी फिर खूब जोर से चिल्लाकर यूं कहा, बस खबरदार, तुम लोग ज्यादा शोरगुल न मचाओ और चुपचाप इस कोठरी के बाहर ही रहकर मेरी चौकसी करो। सुनो, मैं न तो खूनी औरत हूँ और न कोई खून ही मैंने किया है। देखो, जो मुझे भागना ही होता तो मैं आप यहाँ क्यों आती? फिर अब्दुल्ला और हींगन के मरते ही मैं अपना रास्ता लेती। तुम सबों के पास क्यों आती? इसलिए भाइयों, मैं यहाँ से कहीं भागकर इस खून के अपराध को अपने ऊपर नहीं लिया चाहती। तुम लोग बेफिक्र रहो क्योंकि मैं कहीं भागने वाली नहीं हूँ। हाँ, ये तुम कर सकते कि बाहर से ही मेरा पहरा दो और अपनी नौकरी बजाओ। सुनो, अब रात भर इस कोठरी की कुंडी मैं कभी न खोलूंगी। हाँ, सवेरा होने पर जैसा मुनासिब समझूंगी वैसा करूंगी। बस इस तरह मैंने उन सबों को बहुत कुछ समझाया, पर ये न माने और बार बार किवाड़ में धक्का देने और सांखल खोलने के लिए कहने लगे। आखिर जब वे सब बहुत ही उपद्रव मचाने लगे तब मैंने उस भरी हुई बंदूक को उठा और उसकी नली खिड़की के जंगले के बाहर करके यूं कहा, बस बहुत हुआ, अब या तो तुम सब इस दरवाजे के पास से हट जाओ या मरो। देखो, इस भरी हुई बंदूक की ओर जरा देखो और इस बात को सही जानो कि अब जो कोई इस कोठरी के दरवाजे के पास आवेगा उस पर जरूर मैं बंदूक दाग दूंगी। इसमें पीछे चाहे जो हो, पर इस समय तो मैं अवश्य ही गोली मार दूंगी। मेरा ऐसा रंग ढंग देख कर वे 6 चौकीदार उस कोठरी के दरवाजे से हटकर उस जंगलेदार खिड़की के सामने पर जरा दूर आकर खड़े हो गए और रामदयाल मिश्र ने उन सबों के आगे आकर मुझसे यूं कहा, क्यों दुलारी, तुम क्या इस समय अपने होशो हवास में मुतलक नहीं हो? मैं बोली, क्यों? ऐसा प्रश्न आप क्यों करते हैं? बताइए, मैंने बदहोशी की कौन सी बात की? वे बोले, और क्या करोगी? इस समय की तुम्हारे रंग ढंग को देखकर तो हम लोगों के देवता कूच कर गए हैं। अरे 5 खून तो तुम्हारे मकान पर हुए और 2 यहाँ। अब तुम ही बताओ कि ये सब देख सुनकर हम लोग क्या समझें? मैंने पूछा, इसमें समझने की कौन सी बात है? वे बोले, यही कि जैसी लीला मैं देख रहा हूँ उससे तो यही जी में आता है कि घर पर भी वे 5 खून तुम ही ने किए और यहाँ पर भी ये 2 हत्याएं सिवा तुम्हारे और किसी ने नहीं की। मैं बोली, ये आपको अधिकार है कि आपके जो जी में आवे सो आप समझें, पर सुनिए तो सही, मैं तो भागी नहीं हूँ, यही मौजूद हूँ। इसलिए आप लोग बाहर से ही मेरा पहरा दीजिए और ऐसा उपाय कीजिए कि जिसमें पक्षी की तरह उड़कर मैं कहीं भाग न जाऊं। वे बोले, इसलिए तो चाहता हूं कि अब तुम होश में आकर सीधी तरह इस कोठरी का दरवाजा खोलो। मैं बोली, क्यों? वे बोले, यूं कि अब इस समय हम लोग तुम्हें उस कोठरी में बंद करना चाहते हैं जिसमें कि तुम दिन के समय बंद थी। मैं बोली, और जो मैं इस कोठरी में रात भर बंद रखी जाऊं तो क्या हर्ज है? वे बोले, देखो, और इस बात पर तुम आप खूब गौर करो
कि ये कोठरी हम लोगों के रहने की है। इसमें हमारे खाट बिछौने, कपड़े लत्ते और खाने पीने के सारे सामान धरे हुए हैं। अब तुम ही सोचो कि इस हाड़ तोड़ जाड़े में बिना ओढ़ने के हम लोग ओस में कैसे रह सकेंगे। मैं बोली, ये तो आप ठीक कह रहे हैं, और अवश्य इस जाड़े पाले में खुले मैदान में रहने से आप लोगों को बड़ा कष्ट होगा। पर क्या करूं, मैं लाचार हूं, क्योंकि दरोगा और हिंगन की करतूत देखकर अब मुझे किसी पर जरा भी भरोसा नहीं होता। इसलिए अब तब तक मैं इस कोठरी का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी जब तक कि कोई अंग्रेज अफसर यहाँ पर न आ जाएगा। मेरी बात सुनकर दियानत हुसैन और रामदयाल मिश्र ने पारी पारी से यूँ कहा कि नहीं दुलारी, तुम कोई अंदेशा न करो और हम लोगों पर भरोसा रखो, क्योंकि हम लोग पराई औरतों को माँ, बहन और बेटी के बराबर समझते हैं। ये सुनकर बाकी के चारों चौकीदारों ने भी ऐसा ही कहा, पर उन सभी की बातों पर विश्वास न करके यूँ कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वो ठीक है, पर यह कहावत भी आप लोगों ने जरूर ही सुनी होगी कि गर्म दूध से जिसकी जीभ जल जाती है वो मनुष्य ठंडे मट्ठे को भी फूंक फूंक कर पीता है। इसलिए मुझ निगोड़ी के कारण आप लोग एक रात का कष्ट भोग लें और इस दरवाजे को खुलवाने के लिए ज्यादा हट न करें। आप ये निश्चय जानें कि अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब कोई अंग्रेज अफसर यहाँ आवेगा। देखिए, सामने उस पेड़ के नीचे 2 तख्त पड़े हुए हैं, उन पर आप लोग आज की रात आराम कीजिए और लकड़ियों को जलाकर जाड़े का कष्ट दूर करिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि इस दरवाजे की सांकल बाहर से बंद करके उसमें ताला लगा दें। मेरा ऐसा हट देकर वे सब फिर आप ही आप भुनभुना कर चुप हो गए और एक चौकीदार ने बाहर से ताला लगाकर अपने साथियों से यूँ कहा, ऐसी जबरदस्त औरत तो देखने ही में नहीं आई। इस पर दूसरे ने यूँ कहा, तब तो इस अकेली ने 7-7 मर्दों के खून कर डाले। इन सब बातों पर मैंने कान न दिया और अपनी बंदूक को भीतर खींचकर बगल में खड़ी कर दिया। फिर एक मूढ़ा मैं खींच लाई और उसी पर खिड़की के सामने बैठ गई। बाद इसके मैंने क्या देखा कि वे सब चौकीदार उसी सामने वाले पेड़ के नीचे पड़े हुए तख्त पर बैठकर आपस में इस बात की सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। यूं ही देर तक आपस में खूब घोल मट्ठा करके उन सबों ने ये निश्चय किया कि रामदयाल मिश्र तो एक चौकीदार के साथ इस वारदात की रिपोर्ट करने कानपुर जाएं और बाकी के चारों आदमी मेरी चौकसी करें। जब ये सलाह आपस में पक्की हो गई तब रामदयाल मिश्र मेरी खिड़की के पास आए और यूँ कहने लगे, दुलारी, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है इसे तो विधाता ही जाने, क्योंकि बात बड़ी बेढब हुई है। खैर, जो कुछ भी तुम्हारे कर्म में बदा होगा वो होगा। अब ये सुनो कि मैं कानपुर जाता हूँ और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा वहाँ तक इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जिसमें कोई अंग्रेज अफसर यहाँ आवे। किंतु यदि कोई अंग्रेज अफसर न भी आवेंगे तो कानपुर के कोतवाल साहब तो अवश्य ही आवेंगे। यदि कोतवाल साहब आ गए तो भी तुम उनसे किसी वैसी बात की शंका न करना, क्योंकि वे बहुत ही सज्जन और दियानतदार मुसलमान हैं। ये सुनकर मैंने कहा, भाई साहब, आपका कहना ठीक है, पर जहाँ तक हो सके आप किसी अंग्रेज अफसर के लाने की जरूर कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ का रंग ढंग देखकर हिंदुस्तानियों के ऊपर से मेरा विश्वास अब एकदम उठ गया है। यह बात आप भली भांति समझ लें कि चाहे मैं बिना अन्न जल के इस कोठरी में मर ही क्यों न जाऊं, पर बिना किसी अंग्रेज अफसर के आए मैं इस कोठरी का किवाड़ कभी भी न खोलूंगी। आप कानपुर जाते हैं तो जाइए, पर अपने जोड़ीदारों से ये बात अच्छी तरह समझाते जाइए कि इस कोठरी के द्वार खुलवाने के लिए कोई हट न करें। यदि आपके पीछे मुझे किसी ने छेड़ा तो आप निश्चय जानिए कि या तो मैं अपने छेड़ने वाले पर बंदूक चलाऊंगी या आप ही आप अपने कलेजे में गोली मार लूंगी। मैंने ये बातें इतनी जोर से कही थी कि उन्हें वहां पर के सभी चौकीदारों ने सुना था, पर मेरी बात का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, रामदयाल ने उन सब चौकीदारों की ओर देखकर ये जरूर कहा था कि देखना भाइयों, इस वीर नारी को तुम लोग जरा न छेड़ना। जब इस बात को उन सबों ने मान लिया तब रामदयाल ने मियाँ दियानत हुसैन से यूँ कहा, दियानत हुसैन, तुम इस कैदी औरत की खूब चौकसी करना। मैं अब कादिर बख्श चौकीदार के साथ कानपुर जाता हूँ। यदि हो सका तो कल किसी अंग्रेज अफसर को भी जरूर साथ ले आऊँगा। ये सुनकर दियानत हुसैन ने कहा,
तुम वहाँ जाओ और यहाँ की फिक्र जरा भी न करो। बस फिर बाहर सन्नाटा छा गया और 2 चौकीदार कंधे पर गणासा रखकर मेरी कोठरी के आगे टहलने लगे। उन दोनों में दियानत हुसैन भी थे। बस फिर तो मैं उसी खिड़की के आगे बैठी रही और पगली की तरह रह रहकर बाहर की तरफ झांकने लगी। उस समय सचमुच मैं अपने आपे में नहीं थी और ये नहीं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ। बस केवल यही धुन मेरे सिर पर सवार थी कि अपने प्राण देकर भी अपने अमूल्य सतीत्व धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बस इसी ख्याल में रात भर मैं डूबी रही और इस बात का मुझे जरा भी ध्यान न रहा कि अब आगे क्या होगा। मैं सारी रात अपने ध्यान में डूबी रही, क्योंकि फिर किसी चौकीदार ने मुझे नहीं टोका। सारी रात मैं मूढ़े पर बैठी हुई जागती थी या सोती थी, इस बात की तो अब मुझे तनिक भी सुध नहीं है। पर हाँ, इतना अवश्य स्मरण है, जब सुबह की सफ़ेदी आसमान पर फैल रही थी, तब उस जंगले के पास आकर दियानत हुसैन ने मुझे कई आवाज़ें दी थी, और जब मैं उनके पुकारने से मूढ़े पर से उठ खड़ी हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि वाह री औरत, इस हाड़ तोड़ जाड़े में भी तू बिना कुछ ओढ़े पहिरे खिड़की के पास बैठी हुई है और ऐसी सनसनाती हुई हवा के झोंके का कुछ भी ख्याल नहीं करती। सचमुच उस रात को मेरी अजीब हालत रही। अर्थात मुझे कैद वाली कोठरी से निकालने के समय हींगन ने जो कुछ मुझसे कहा था, उससे मेरा सारा शरीर क्रोध के मारे लहक उठा था और ज्ञान लोप हो गया था। जब दियानत हुसैन ने मुझे चैतन्य करके सर्दी और हवा की बात कही, तब मैं अपने आपे में आई और मैंने क्या देखा कि मेरा ओढ़ना धरती में गिर गया है और सारा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया है और माथा खूब जल रहा है और चक्कर आ रहा है। इसके बाद मुझे ये ख्याल हुआ कि उस कोठरी में रात को कैसा भयंकर कांड हो गया है। इस ख्याल के होते ही मैं कांप उठी। अस्तु, फिर भी मैं उसी खिड़की के आगे मूढ़े पर बैठी रही और तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। हाँ, अपने ओढ़ने को मैंने उस समय जरूर ओढ़ लिया था। ये हालत कब तक रही ये तो मुझे अब याद नहीं है, पर जब रामदयाल ने जंगले के पास आकर मुझे कई आवाज़ें दी, तब मैं फिर चैतन्य हुई। 16वां परिच्छेद। बंदिनी। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर दुर्भुन्न पतिष्यतः कर सहस्त्रम अपि। माघ। मुझे चैतन्य जानकर रामदयाल ने कहा, ओ कैदी औरत, अब उठ और कोठरी का दरवाजा खोल, देख तो सही कि कितना दिन चढ़ आया है। कानपुर से कोतवाल साहब और पुलिस के बड़े साहब भी आ गए हैं और तुझे बुला रहे हैं। ये सुनकर मैंने बाहर की ओर देखा तो क्या देखा कि दिन 1:30 पहर के अंदाज चढ़ आया है। मेरी कोठरी के सामने एक मूढ़े पर एक अंग्रेज बैठे हैं और कई लाल पगड़ी वाले उनके अगल बगल और पीछे खड़े हैं। ये देखकर मैंने रामदयाल से कहा कि साहब को भेजो। मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर रामदयाल चौकीदार ने उन साहब बहादुर के सामने जाकर कुछ कहा, जिसे सुनकर वे मूढ़े पर से उठकर मेरी खिड़की के पास आए और बहुत ही मीठेपन के साथ यूं कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोली, दुलारी। वे बोले, अच्छा दुलारी, तुम अब दरवाज़ा खोल दो। मैं बोली, बहुत अच्छा, मैं अभी दरवाज़ा खोलती हूँ, पर पहले आप कृपा कर इस बात का मुझे विश्वास तो दिला दें कि मेरी इज्जत आबरू पर कोई आँच न पहुँचेगी। वे बोले, नहीं, कभी नहीं, तुम्हारा इज्जत कोई नहीं बिगाड़ने सकता। ब्रिटिश का राज में औरत का इज्जत कोई नहीं लेने सकता। तुम बेखौफ दरवाज़ा खोलो। ये सुनकर मैंने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बस ज्यों ही मैं दरवाजे के बाहर हुई, त्यों ही साहब बहादुर ने कहा, ओ औरत, तुम खून का असामी है, इस वास्ते तुमको हथकड़ी पहनना होगा। ये सुनकर मैंने कहा, नहीं साहब, आप ऐसी बात न कहिए और मेरा बयान सुने बिना मुझे ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि मैंने कोई खून नहीं किया है। इस पर साहब बहादुर ने कहा, ऑल राइट, तुम ठीक बोलता है, पर जब तक तुम बेकसूर साबित नहीं होगा, तब तक तुमको हथकड़ी पहनना व कैद में रहना होगा। ये सुनकर मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और साहब बहादुर का इशारा पाकर
एक पुलिस अफसर ने मुझे हथकड़ी पहना दी। मुझे उसी समय ये मालूम हो गया था कि जिन्होंने मुझे हथकड़ी पहराई थी वे कानपुर के कोतवाल थे। बस फिर मैं तो 4 सिपाहियों के पहरे में एक ओर खड़ी कर दी गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब उस कोठरी की ओर चले गए जिसमें खून हुआ था। थोड़ी देर के बाद वे दोनों उस कोठरी से बाहर हुए और एक पेड़ की छाया में आकर साहब बहादुर तो एक मूढ़े पर बैठ गए और सिगार पीने लगे और कोतवाल साहब एक चारपाई पर बैठकर मुझसे बोले, तुम अपना बयान लिखवाओ। ये सुनकर भी जब मैं चुपचाप खड़ी रही तब साहब ने मुझसे कहा, तुम बोलता क्यों नहीं? इस पर मैंने यूँ कहा, साहब, हिंदुस्तानियों के अत्याचारों को देखकर उन पर से मेरा सारा विश्वास उठ गया है। इसलिए जब तक आप खुद कोई हुक्म न देंगे तब तक मैं किसी दूसरे के कहने से कुछ भी न करूँगी। मेरी बात सुनकर साहब जरा सा मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा बात है, हम हुक्म देता है, तुम अपना बयान बोलो। मैं बोली, बहुत अच्छा, सुनिए। यूँ कहकर जो कुछ सच्ची बात थी उसे मैं कहती गई और कोतवाल साहब झट-झट लिखते गए। बस यहाँ तक कहकर मैंने उन साहब बहादुर की ओर देखकर यूँ कहा, जो बारिस्टर साहब और भाई दयाल सिंह जी के बीच में बैठे हुए मेरा बयान लिख रहे थे। क्यों साहब, क्या मैं उस कहानी को फिर दोहराऊं जिसे कि मैंने अभी ऊपर सिलसिलेवार बयान किया है? ये सुनकर साहब ने कहा, नहीं, अब दोबारा उस बात के कहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खूब ठीक तरह से अपना बयान बोला, बस इसी तौर से बराबर बोलना ठीक होगा। चलो आगे बोलो। इस पर बहुत अच्छा कहकर मैंने यूँ कहा, बस जब मेरा सारा बयान लिखा जा चुका तब वहाँ पर के 6 चौकीदार का बयान लिया और लिखा गया। उन चौकीदारों का बयान मैंने भी सुना था और उसके सुनने से मुझे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ था कि दियानत हुसैन और राम दयाल सरीके भले आदमियों ने भी हलफ लेकर न जाने क्यों बहुत कुछ झूठा ही बयान लिखवाया। पर ऐसा उन्होंने क्यों किया इसे मैं इस समय तो नहीं समझी, पर पीछे समझ गई थी। इन सबों ने अपने बयान में जो कुछ कहा था उसका खुलासा मतलब यही है कि ये औरत एक बैलगाड़ी पर चढ़कर यहाँ आई थी, पर इसके साथ थानेदार अब्दुल्ला की क्या क्या बातें हुई उन्हें हम लोग नहीं जानते। हाँ, इतना हम लोग जानते हैं कि इस औरत को उस कोठरी में बंद करके अब्दुल्ला हींगन चौकीदार के साथ उसी बैलगाड़ी पर इस औरत के गांव की ओर चले गए थे, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना था कि शायद ये औरत अपने घर में 5 खून करके आई है। सो हम सब थानेदार के हुक्म मुताबिक इस औरत का पहरा देने लगे। इस जगह इस औरत ने जो ये कहा है कि रामदयाल ने मुझे दूध पिलाया और फिर रामदयाल और दियानत हुसैन ने मुझसे अब्दुल्ला और हींगन की बहुत सी शिकायत की, ये बात इस औरत की सरासर झूठ है, क्योंकि इस औरत के साथ न तो किसी ने किसी किस्म की बातचीत ही की और न दूध ही पिलाया। दूध तो क्या, पानी भी इसे किसी ने नहीं पिलाया। हाँ, पहरा जरूर देते रहे। फिर रात को अब्दुल्ला और हींगन इक्के पर लौटे, इसलिए ये बात हम लोग नहीं जान सके कि इस औरत की वो बैलगाड़ी क्या हुई। खैर, जब थानेदार घर लौट आए और खाना वाना खाकर शराब पीने लगे तब उन्होंने हम 6 चौकीदारों को ये हुक्म दिया कि अब तुम सब अपनी अपनी कोठरी में जाकर आराम करो, क्योंकि अब मैं उस कैदी औरत का इजहार लूंगा और उससे उन खूनों को कबूल कराऊंगा। इसमें मुमकिन है कि वो औरत खूब शोरगुल मचावे, मगर तुम लोग इसकी चीख चिल्लाहट सुनकर यहाँ मत आना और अपनी कोठरी में ही रहना। यहाँ मेरे पास सिर्फ हींगन रहेगा। बस थानेदार का ऐसा हुक्म सुनकर हम लोग अपनी कोठरी में चले गए। फिर जब इस औरत ने जाकर इस खून की बात कही तब हम लोगों ने मारे जल्दी के इस औरत को तो अपनी ही कोठरी में बंद कर दिया और अब्दुल्ला और हींगन के मारे जाने की रिपोर्ट करने कादिर बख्श और रामदयाल को कानपुर भेजा। उन सब चौकीदारों के ऐसे झूठे बयानों को सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर लाचार थी, क्योंकि उनके उन झूठे बयानों के ऊपर जो मैंने उज़ुर किया था वो सुना नहीं गया। तब मैंने मन ही मन ये सोचा कि कदाचित ये लोग दूध पिलाने और अब्दुल्ला और हींगन की बुराई करने की बात इसलिए स्वीकार नहीं करते कि कहीं वैसी बात मान लेने में उन्हीं लोगों को लेने के देने न पड़ जाएं। किंतु उनकी जिस कोठरी में मैं खुद घुस गई थी और भीतर से मैंने कुंडी चढ़ाकर बंदूक दिखाई थी, उस बात को ये लोग क्यों नहीं सकारते? कदाचित उन सबों को इस बात की लज्जा होगी कि एक औरत ने इन 6 हट्टे कट्टे जवानों के कान काटे। अस्तु जो कुछ हो, परंतु उस थाने पर मेरा स्वयं आना
मेरी बैलगाड़ी का गायब होना और फिर अब्दुल्ला और हिंगन के कत्ल होने की खुद खबर देना इत्यादि बातों को उन चौकीदार ने जरूर सकारा था। खैर, जितना उन सबों ने सकारा उतना ही सही। अस्तु, इसके बाद कानपुर के कोतवाल साहब ने मेरी ओर देख कर यूं कहा, दुलारी, तुम्हारे घर में 5 लाशें पाई गईं और वे कानपुर चालान की गईं। गो उन 5 खूनों, बल्कि यहाँ के भी 2 खून उनमें शामिल कर देने से उन 7 खूनों का चश्मदीद गवाह तो कोई नहीं है, मगर हिरवा के गला घोटने की बात तुमने खुद मंजूर की है। इससे ऐसा हो सकता है कि बाकी के 6 खून भी तुम्हारे ही किए हुए हो, क्योंकि अभी तुमने अपने बयान में यहाँ के चौकीदारों को भरी हुई बंदूक दिखलाकर गोली मार देने की बात कही है, और जांच करने से ये बात भी मालूम हुई है कि ये बंदूक भरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जहाँ पर तुम बैठी थी वहाँ पर तुम्हारे कहने के मुताबिक एक नंगी तलवार भी धरी हुई मिली है। इन हालातों के देखने सुनने से ये बात साफ तौर से मालूम होती है कि तुम बड़ी जर्रार औरत हो और मौका पाकर अपनी आबरू का ख्याल करके तुमने ये 7 खून खुद कर डाले हैं। कर तो डाले हैं तुमने 7 खून, पर अब चालाकी करके 6 खूनों के बारे में तो तुम दूसरे ढंग की बातें कहती हो और सिर्फ हिरवा के खून की बात कबूल करती हो, सो भी इस ढंग से कि जिसमें उस खून का भी जुर्म तुम पर न लग सके। वाकई तुम एक निहायत जबरदस्त और होशियार औरत हो, तभी तो बड़ी दिलेरी का काम कर गुजरी हो। इसलिए अब तुम कानपुर के मजिस्ट्रेट के आगे पेश की जाओगी और वहां से जो कुछ होना होगा सो होता रहेगा। अरे, कोतवाल साहब की इस अनोखी बात को सुनकर मैं तो दंग रह गई। हाय, मेरा बयान कुछ नहीं और उनका तर्क सब कुछ सच है। जिसके हाथ में दंड देने की शक्ति है वह सब कुछ कर सकता है। निदान मैंने कोतवाल साहब के साथ बहुत कुछ तर्क वितर्क किया, उन अंग्रेज अफसर से भी बहुत कुछ कहा सुना, पर मेरी बातों पर किसी ने कान ही न दिया। तब मैंने झुंझलाकर उन साहब बहादुर से यूं कहा, साहब, आप मेरे कहने पर क्यों नहीं ध्यान देते? यदि आप मेरे बयान पर खूब अच्छी तरह गौर करेंगे तो ये बात आपको भली भांति मालूम हो जाएगी कि मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें झूठ का लवलेश नहीं है। देखिए, सुनिए और सोचिए कि यदि मैं हिरवा के गला घोटने की बात स्वयं नहीं कहती तो आप क्या करते? मैंने तो उस समय क्रोध के आवेश में बदहवास होकर उसका गला दबाया था। कुछ उसके खून करने की मेरी इच्छा थोड़े ही थी, परंतु यदि वो मर ही गया तो उस खून के करने का अपराध मुझ पर कैसे लगाया जाता है? क्या उस समय मैं अपने आपे में थी जो मुझे दोषी ठहराया जाता है? फिर अपनी इज्जत आबरू के बचाने की गरज से यदि अनजानते में वैसा काम मुझसे हो ही गया तो उसका दंड मुझे क्यों दिया जाएगा? मैं ये नहीं जानती कि आपके आईन कानून में क्या लिखा है, पर खून करने की बात मैं कभी भी कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि खून करने की इच्छा से मैंने हिरवा का गला नहीं दबाया था। खैर, जो कुछ हो, आप लोग मेरी बातों का चाहे जैसा अर्थ लगावें, पर धर्मतः मैं निष्पाप हूँ और एक हिरवा को छोड़कर बाकी के 6 आदमियों के शरीर में तो मैंने उंगली भी नहीं लगाई है। आपका कानून मुझे चाहे जैसा दंड दे, पर इस बात का मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि परमात्मा मुझे अवश्य निष्पाप जानकर अपनी गोद में स्थान देगा। मैं इतनी बातें ऐसी तेजी और इतने क्रोध के साथ कह गई कि उसे देख सुनकर साहब बहादुर और कोतवाल साहब एक दूसरे की ओर देख और आपस में कुछ अंग्रेजों में बातचीत करके हंस पड़े। फिर साहब बहादुर ने मेरी ओर देख कर यूं कहा, देखो दुलारी, यह खून का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर नहीं सकता। तुमको मजिस्ट्रेट साहब का सामने जरूर जाना होगा, फिर वहां पर तुम अपना जो कुछ कहना हो सो बात कहना। अगर तुम्हारा तकदीर में अच्छा होगा तो तुम छूट भी सकता है। इस वास्ते इस वक्त तुमको थाने पर जाकर हाजत में रहना होगा। मैं बोली, अच्छा साहब, मुझे जो कुछ कहना था उसे मैं कह चुकी। अब आपके जो जी में आए सो आप कीजिए। मैं भी अब इस बात को देखूंगी कि संसार में धर्म और सत्य नाम के भी कोई पदार्थ हैं, या अब इस जगत में 16 आने कली काल का ही दौर दौरा हो रहा है। मेरी इन बातों का जवाब कुछ भी नहीं मिला। बस फिर मैं तो एक बैलगाड़ी पर 4 कांस्टेबलों के पहरे में कानपुर रवाने की गई और साहब बहादुर और कोतवाल साहब वहीं रह गए।
यहाँ पर एक बात और भी समझ लेनी चाहिए, वो ये है कि अब जिस बैलगाड़ी पर मैं कानपुर जा रही थी वो दूसरी थी, मेरी न थी। तो मेरी क्या हुई ये मैं नहीं जानती, क्योंकि इसके विषय में मुझसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। कानपुर लाई जाकर मैं कोतवाली की एक तंग कोठरी में बंद की गई। उस समय दिया बल चुका था। मेरे साथ जो 4 कांस्टेबल आए थे वे सब कानपुर के थे, उस गांव के नहीं थे। एक घड़ी पीछे एक कांस्टेबल ने आकर मुझसे ये पूछा कि मुझे कुछ खाना पीना है। इस पर नहीं कहकर मैंने उसे विदा किया और कोठरी में पड़े हुए कंबल के ऊपर मैं पड़ रही। मुझे आज सारे दिन का कोरा उपवास था और कल रामदयाल का दिया हुआ केवल दूध मैंने पिया था। फिर भी उस कांस्टेबल को मैंने लौटा दिया और कुछ भी न खाया। यह क्यों? भला अब इसका जवाब मैं क्या दूं? मेरे पास यदि उस बात का कोई जवाब है तो केवल यही है कि उस समय भी मैं अपने आपे में न थी और पगली की तरह रह रहकर चीख उठती थी। मुझे रह रहकर अपनी माता पिता की शोचनीय मृत्यु, अपने पिता का यूं ही नदी में बहाया जाना, हीरवा का मरना, कालू इत्यादि का आपस में कट मरना, अब्दुल्ला और हिंगन का परस्पर लड़ मरना और मुझे इन 7 खूनों का अपराध लगाया जाना, इनमें से प्रत्येक बात ऐसी थी जो मेरे कलेजे को एकदम से मीसे डालती थी। सो बस देर तक मैं उस कंबल पर पड़ी पड़ी तरह तरह के सोच विचारों में डूबती उतराती रही। उसके बाद मुझे नींद आ गई, पर उस नींद में भी मुझे चैन न मिला, वरन बड़े बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे।